तो आज का जो हमारा लेसन है इज़ लेसन 7 और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इन AWS। तो हाई अवेलेबिलिटी हम लोग कवर करेंगे थ्रू इलास्टिक लोड बैलेंसर और उसके 3 टाइप है, नेटवर्क, एप्लीकेशन, क्लासिक लोड बैलेंसर के। तो क्या होता है, सपोज आपने एक वेब सर्वर बनाया, राइट? तो वेब सर्वर आपने बनाया और वो अक्रॉस द वर्ल्ड वो यूज़ हो रही है, बट इन केस कुछ प्रॉब्लम आया और आपका वेब सर्वर डाउन हो गया। तो आपका सर्वर अगर डाउन हो गया तो वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी और आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका एक सेकेंड बैकअप बनाते हैं, एक बैकअप ऐसा मशीन रखते हैं। तो दो वेब सर्वर होते हैं हमारे, और दो वेब सर्वर में हम लोग सेम वेबसाइट होस्ट करते हैं और क्या करते हैं, लोड बैलेंसर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जो बाहर से ट्रैफिक आता है वो दोनों मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। तो इनकेस अगर एक मशीन हमारा डाउन हो जाता है तो भी दूसरे मशीन से वो हमारी रिक्वेस्ट भेजता रहता है, बाहर से आने वाली रिक्वेस्ट वो दूसरे मशीन के थ्रू वो होते रहती है। तो दिस इज़ हाउ वी डू इन ट्रेडिशनल नेटवर्क में। हम लोग इसी तरीके से लोड बैलेंसर अप्लाई करते हैं हमारे नेटवर्क में ताकि हम लोगों को हाई अवेलेबिलिटी मिल सके। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस इज अगेन रिलेटेड टू हाई अवेलेबिलिटी। अगर हाई अवेलेबिलिटी रहेगा तो ही हमें टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस अच्छा मिलेगा। तो ELB, तो अमेजोन के पास में जो ऑप्शन अवेलेबल है इज ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, और उसके 3 टाइप है, नेटवर्क, एप्लीकेशन और क्लासिक। इनके अलग अलग पर्पज है और वो कैसे यूज़ करना है वो हम लोग एज अ डेमो देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये भी HA के अंदर में आता है और ये कैसे बनाना है ये भी हम लोग देखेंगे। तो लेट्स मूव टू इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे आप डायग्राम ये देख सकते हो, दीज आर द नंबर ऑफ वेब विजिटर्स। ठीक है, और ये विजिटर्स क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। तो ये इनकी जो रिक्वेस्ट जाती है ये थ्रू इंटरनेट लोड बैलेंसर में जा रही है, और ये लोड बैलेंसर वो जो ट्रैफिक आ रहा है बाहर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके नंबर ऑफ मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है। तो इनकेस अगर ये मशीन डाउन हो जाता है, पहला मशीन, तो बाकी के 2 मशीन अवेलेबल रहते हैं और जो वेबसाइट है वो एक्सेस होते रहती है। तो ऐसे कभी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि तीनों मशीन एक साथ डाउन हो जाए। हमें वैसा प्रोविजनिंग करना पड़ता है कि जो मशीन्स रहे वो अलग अलग एजीज में रहे, अलग अलग VPC में रहे। इस तरीके से हम लोग प्रोविजन करते हैं। लेकिन जो लोड बैलेंसर होता है ये इंटर VPC काम करता है, मतलब VPC के अंदर में जो डिफरेंट एजी होते हैं उसके अंदर ही वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट इन केस आप चाहते हो कि 2 रीजन के अंदर में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सपोज आपने एक वेबसाइट होस्ट की है मुंबई में और एक है आपकी नॉर्थ वर्जीनिया में, तो ये 2 डिफरेंट रीजन हो गए। अब आप चाहते हो कि ये दोनों के बीच में ट्रैफिक आपको बैलेंस करना है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो राउट 53। लेकिन आपको विद इन द रीजन मुंबई के अंदर ही अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में आपके वेब सर्वर है और उसके बीच में आपको ट्रैफिक बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम लोग लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट। तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ये अक्रॉस मल्टीपल टारगेट को वो सेंड कर देता है जो भी ट्रैफिक आती है। तो टारगेट कैन बी EC2 इंस्टेंस, ये जो टारगेट है ये EC2 इंस्टेंस हो सकते हैं, या फिर ये कंटेनर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई IP एड्रेस हो सकता है जो किसी दूसरे सर्विसेज को रेफर कर रहा होगा, या फिर लैम्बडा फंक्शंस भी हम यहाँ पे लोड बैलेंसर के से मैनेज कर सकते हैं। इट कैन हैंडल the varying load of your application traffic in a single AZ or across multiple AZ। सिंगल एजी के अंदर में भी ये हो सकता है, या मल्टीपल एजीज में आप, जैसे ये मशीन एक एजी में रख दिया आपने, ये दूसरे एजी में रख दिया, तीसरा एजी में, तो इस तरीके से अक्रॉस मल्टीपल एजीज कर सकते हैं, या फिर ये तीनों मशीन एक ही एजी में हो सकते हैं। बट दैट विल नॉट द स्टैंडर्ड कि आप एक ही एजी में सब सारे सर्वर रख दो। अगर एक एजी डाउन हो गया तो आपके तीनों सर्वर डाउन हो सकते हैं, तो इनको हम अलग अलग एजीज में रखते हैं। तो ELB के 3 तरह के टाइप है। एक तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इसका एक टाइप है।
नेटवर्क लोड बैलेंसर और एक क्लासिकल लोड बैलेंसर है। ये जितने भी लोड बैलेंसर्स है दे आर यूज टू मैनेज द हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, तो अभी इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स हम लोग पहला देख लेते हैं। हाई अवेलेबिलिटी इसका पहला फीचर है जो ये जिसके लिए हम लोग लोड बैलेंसर यूज करते हैं। तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स के अंदर में हमारा ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा चीज़ ये क्या करता है, इट डू द हेल्थ चेक। ये क्या करता है, जैसे दो टारगेट्स रखे हुए हैं हमने, दो वेब सर्वर है और उसके बीच में हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये हेल्थ को चेक करता है। मतलब अगर पहला सर्वर डाउन है तो ये उसको डिटेक्ट करता है कि पहला डाउन है और वो अलर्ट हमको देता है और उसका जो ट्रैफिक है वो दूसरे सर्वर के पास में डाइवर्ट करना स्टार्ट करता है। और मीनवाइल वो पहले वाले सर्वर को चेक करते रहता है कंटिन्यूसली कि वो अप हुआ या नहीं, और जैसे ही वो अप होता है फिर से वो अपना ट्रैफिक दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी कैसे मिलती है लोड बैलेंसर को, थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हमने EC2 इंस्टेंस के साथ में पढ़ा था, VPC के अंदर में पढ़ा था, वर्चुअल प्राइवेट हमारा जो क्लाउड था उसके अंदर हमने पढ़ा था और वहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ा था। तो सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू हम लोग लोड बैलेंसिंग को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में यार TLS टर्मिनेशन आता है। जैसे कि जब हम लोग लोड बैलेंसर बनाते हैं तो उसमें हमें एक DNS नेम मिलता है। तो DNS नेम जब हम लोग वेब ब्राउज़र पे हिट करेंगे तो हमें वो वेबसाइट डिस्प्ले होगी जो कि वेब सर्वर्स पे चल रही होगी। तो वो जो DNS नेम हमें मिलेगा, जो वेबसाइट का नेम हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग SSL और TLS के थ्रू एनक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जो SSL सर्टिफिकेट जो आप लोग वेबसाइट के लिए अप्लाई करते हो, जो सिक्योर का पैडलॉक वाला सिंबल आता है, वो भी हम इसमें लोड बैलेंसर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लेयर 4 और लेयर 7 में हमको ये लोड बैलेंसिंग फीचर प्रोवाइड करता है। तो लेयर जो 7 है, लेयर 7 इज एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर क्या है, ये हमारे जो OSI मॉडल है, हमारा नेटवर्किंग मॉडल है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो लेयर 7 है इज अ एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशंस में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें जो सपोर्ट करने वाले प्रोटोकॉल है दैट इज HTTP एंड HTTPS। तो लेयर 7 में ये लोड बैलेंसिंग करता है और लेयर 4 इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो वो लेयर 4 में भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसमें जो काम करने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं वो TCP और UDP तरह के ये दो प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये हमारा इन दो लेयर्स में सपोर्ट करता है। दिस इज द फीचर ऑफ लोड बैलेंसिंग। उसके बाद में जो हमारा लास्ट का जो फीचर है लोड बैलेंसर में वो है ऑपरेशनल मॉनिटरिंग। तो हम लोग लोड बैलेंसर को मॉनिटर भी कर सकते हैं। इनकेस अगर हमारा कोई इनकेस हमने कोई लोड बैलेंसर बनाया है उसे हमें मॉनिटर करना है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड वॉच, या फिर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं मार्केट में जो क्लाउड सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डेटाडॉक यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग AWS की बहुत सारी सर्विसेज मॉनिटर करते हैं। तो लोड बैलेंसर में स्कीम्स होते हैं। तो पहला जो स्कीम है इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर और दूसरा है इंटरनल लोड बैलेंसर। तो ये डायग्राम से हम लोग समझते हैं। तो ये जैसे एक यूज़र है, ठीक है, इसने एक वेबसाइट हिट किया तो इसकी जो रिक्वेस्ट आएगी थ्रू इंटरनेट, ये सपोज हमारे वेब सर्वर्स है, ये वेब सर्वर के थ्रू ही इसको कंटेंट सर्व किए जा रहे हैं। तो ये जैसा रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आती है लोड बैलेंसर में, ठीक है। फिर लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये वेब सर्वर के पास ट्रैफिक चला गया, लेकिन ये जो हमारे वेब सर्वर है इसका जो डेटाबेस है वो प्राइवेट सबनेट में। अब ये जो दो मशीन है ये पब्लिक सबनेट में है, तो ये डायरेक्टली हमें एक्सेस हो जाती है बाहर से, ठीक है, थ्रू लोड बैलेंसर। लेकिन जो डेटाबेस हमने रखा है वो प्राइवेट सबनेट में रखा है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो अब ये जो वेब सर्वर है इसे मुझे प्राइवेट वाले DB को एक्सेस करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 DB बनाया है, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक रहेंगे और दोनों एक दूसरे के फेल ओवर है। तो इनकेस ये DB डाउन होता है तो ये वाले DB से वो डेटा उठा के देता रहेगा। और ये भी हमने फेल ओवर बनाया है, ये सर्वर इसका फेल ओवर है, तो ये डाउन होता है तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाते रहेगी। तो अगर
तो अगर वेब सर्वर, इसकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे आती है और कोई डेटा इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमने देखो लोड बैलेंसर लगाया और ये इंटरनल लोड बैलेंसर है। तो कोई भी रिक्वेस्ट बाहर से आएगी तो पहले इस लोड बैलेंसर के पास जाएगी और फिर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डीबी ऑन है। अभी तो यहाँ दोनों डीबी सपोज ऑन है, तो वो दोनों डीबी पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा उठा के वो बाहर सेंड करेगा। बट अगर ये डीबी डाउन हो जाता है तो भी वो दूसरे डीबी सर्वर से रिक्वेस्ट उठा के बाहर देगा। तो यहाँ पे हमने एक और लोड बैलेंसर लगाया है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लोड बैलेंसर। तो ऐसे दो तरह के लोड बैलेंसर हम लोग लगा सकते हैं, एक इंटरनेट फेसिंग और एक इंटरनल। इंटरनल हम लोग लगाएंगे जब हमारी जो सर्वर होंगे वो प्राइवेट सबनेट में रहेंगे और वो हमें सर्व करना है किसी दूसरी मशीन पे। तो ये जो मशीन डेटाबेस सर्व करेंगे, डेटाबेस उठाएंगे, तो वो इंटरनल लोड बैलेंसर के एड्रेस पे उठाएंगे और ये इंटरनल लोड बैलेंसर डीबी से डेटा उठा करके बाहर सेंड करेगा। तो ये दो तरह के हम लोड बैलेंसर, अगेन ये दो तरह के स्कीमा हम लोग बना सकते हैं। फिर बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर, ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, इज बेस्ट सुटेड फॉर टीसीपी यूडीपी, अभी लेयर 4 पे काम करता है, एंड टीएलएस ट्रैफिक। तो टीसीपी यूडीपी रिलेटेड जो भी ट्रैफिक आएगा, नेटवर्क रिलेटेड जो भी ट्रैफिक रहेगा, ये उसको हैंडल करेगा। ठीक है, ये लेयर 4 पे काम करता है, विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ओएसआई मॉडल में जो चौथे नंबर की लेयर है इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये उस लेवल पे काम करता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर राउट ट्रैफिक टू टारगेट विद इन ए अमेजोन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो जैसा मैं बोल रहा था, ये विद इन वीपीसी काम करते हैं, और इंटर वीपीसी आपको काम करवाना है तो उसके लिए राउट 53 यूज होता है। ठीक है, बट विद इन द वीपीसी काम करवाना है तो ये नेटवर्क लोड, ये जितने भी लोड बैलेंसर्स है, ये विद इन अ वीपीसी ही काम करते हैं। और जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर है इज अ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में वो मिलियन रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देता है, वाइल मेंटेनिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी। लो लेटेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट को वो कवर करने की कोशिश करता है। दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क लोड बैलेंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर बना के देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू कंसोल, अमेजोन कंसोल। ठीक है, ये मेरा कंसोल है। यहाँ पे मैंने फॉर ट्रेनिंग पर्पस दो मशीन बना के रखे, एक वेब सर्वर 1 है, एक वेब सर्वर 2 है। और वेब सर्वर 1 है AZ 1C में, US ईस्ट 1C, और वेब सर्वर 2 है US ईस्ट 1D में। ठीक है, ये दो वेब सर्वर है। और मैंने क्या किया है, इस वेब सर्वर 1 में अपाचे इंस्टॉल किया है, HTTP इंस्टॉल करके मैंने उसमें जो वेबसाइट बनाई है उसमें लिखा है वेब सर्वर 1, और इसके अंदर भी सेम चीज़ की है और उसके अंदर लिखा है वेब सर्वर 2। बट जो हमारा रियल सिनारियो रहेगा उसमें क्या होगा, जो दोनों सर्वर रहेंगे उन पे कंटेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि मेरी रिक्वेस्ट किस सर्वर से जा रही है, फिलहाल किस सर्वर से जा रही है, वो समझने के लिए मैंने ये दोनों में कंटेंट डिफरेंट रखे हैं ताकि हम समझ सके। तो ये दोनों सर्वर को मैं ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये आईपी लेने का है, आईपी ले रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला वाला सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, ये इसका पब्लिक आईपी है। ये पब्लिक आईपी अगर मैं वेब ब्राउज़र पे हिट करूँगा तो ये देखो यहाँ पे वे जो वेब ब्राउज़र है उस पे लिख के आ रहा है वेब सर्वर 1, और वेब सर्वर 2 को अगर मैं हिट करता हूँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है वेब सर्वर 2। ठीक है, ये वेब सर्वर 1 है और ये वेब सर्वर 2 है मेरा। इसको मैं कंसोल के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये मेरा वेब सर्वर 1 है, मैंने कनेक्ट कर लिया, और ये मेरा वेब सर्वर 2 है। ये वेब सर्वर 1 में मैंने क्या किया है, मैंने यम तो यहाँ पे HTTPD पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है, और इसके अंदर var www.html और इंडेक्स नाम का फाइल है। इसके अंदर हमने लिखा है वेब सर्वर 2, दिस इज़ आवर वेब सर्वर 2, और वेब सर्वर 1 के अंदर भी मैंने सेम चीज़ की है। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने ये चीज़ की है इसके अंदर में, और हम लोग वेब ब्राउज़र पे दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अभी इसका यूआरएल अलग है और इसका यूआरएल अलग है। अब हमें लोड बैलेंसर बनाना है। लोड बैलेंसर जैसे ही हम बनाएंगे, हमें एक डीएनएस नेम मिलेगा, और वो डीएनएस नेम के थ्रू हम ये दोनों सर्वर पे ट्रैफिक बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को आ जाना है सेम सेम डैशबोर्ड पे, सेम कंसोल में हम रहेंगे, EC2 वाले ही कंसोल में रहेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे लोड बैलेंसर्स में। ठीक है, बट लोड बैलेंसर्स में आने के पहले हम लोगों को बनाना पड़ता है टारगेट ग्रुप। तो पहले टारगेट ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे इंस्टेंस आईपी एड्रेस या लैम्बडा फंक्शन, किसके लिए हम लोगों को लोड बैलेंस करना है, तो मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंस के लिए। उसका नाम दे देते हैं, जैसे वेब सर्वर मैंने नाम दे दिया फॉर हमारा NLV, नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए। और हमें जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो TCP के थ्रू TCP प्रोटोकॉल पे भेजनी है, पोर्ट नंबर 80 पे। ये जो हमारी वेबसाइट सर्व हो रही है ये पोर्ट 80 पे सर्व हो रही है, तो वो मैंने किया है। अब जैसा हम लोग बोल रहे थे, हमारा लोड बैलेंसर का फीचर है हेल्थ चेक, तो ये हेल्थ चेक करेगा TCP पे। ठीक है, और एडवांस हेल्थ चेक के ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, तो ये हेल्दी थ्रेशोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 टाइम वो चेक करेगा किसी भी होस्ट को। यहाँ पे 3 दिया हुआ वैल्यू, 2 से लेके 10 तक आप दे सकते हो। तो ये 3 बार वो चेक करेगा कि कौन सा होस्ट हेल्दी है या नहीं है, और ये इंटरवल है 30 सेकेंड। तो मैं इसको 10 सेकेंड करता हूँ, तो 10 सेकेंड तक एक बार वो एक बार चेक करेगा 10 सेकेंड के, एक 10 सेकेंड पे, फिर दूसरी बार अगेन 10 सेकेंड के बाद दूसरी बार, और 10 सेकेंड के बाद तीसरी बार वो उसको टेस्ट करेगा, और उसको हेल्दी नहीं मिलेगा वेब सर्वर या डाउन मिलेगा, तो क्या करेगा, ट्रैफिक दूसरे सर्वर से भेजना स्टार्ट कर देगा। और अनहेल्दी के लिए भी सेम थ्रेशोल्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टाइम आउट हमने 10 सेकेंड का लिया, और ये टैग हम कुछ भी टैग दे सकते हैं, नेम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ नहीं, वो टैग नहीं दे रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें इंस्टेंस रजिस्टर, यहाँ पे एक्चुअली टारगेट के नेम आना चाहिए, मतलब जो EC2 इंस्टेंस है उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप बोल देते हैं, और फिर जाके ओके फेल हो गया, ठीक है, फिर से बनाते हैं। वेब सर्वर नेटवर्क लोड बैलेंसर TCP, हाँ सर, ये मैं सेलेक्ट करना भूल गया था। VMCS जो VPC आईडी है वो सेलेक्ट करना भूल गया था, इसलिए मुझे वहाँ पे होस्ट दिखाई नहीं दिए, जो EC2 इंस्टेंस है वो लिस्ट नहीं हुए। तो मुझे VPC पहले सेलेक्ट करना है, कौन से VPC के लिए मुझे लोड बैलेंसिंग करनी है, और VPC सेलेक्ट करने के बाद में मुझे हेल्थ चेक एडवांस में जाना है। ये सारा चीज़ मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, इंटरवल मैं कम कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, अभी ये दो नो सर्वर, जितने भी यहाँ सर्वर्स रहेंगे वो सारे लिस्ट हो जाएंगे, बट आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी सर्वर आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे ये 2 सर्वर सेलेक्ट करना है, सर्वर 1 और सर्वर 2 मुझे सेलेक्ट करना है, और इन दोनों को मैं इंक्लूड करता हूँ, और बोल देता हूँ क्रिएट टारगेट ग्रुप। अब ये मेरा टारगेट ग्रुप बन गया। अब मुझे लोड बैलेंसर्स में जाना है। लोड बैलेंसर्स में जाने के पहले हम लोग इसका फ्री टियर वाला समझ लेते हैं। ये एक FAQs है लोड बैलेंसर के लिए,
तो यहाँ पे हर तरह के लोड बैलेंसर के बारे में दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के प्राइस सेक्शन में हम जाके देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और इसका जो प्राइसिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है, यस इज अ फ्री टियर ऑफर्ड एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फॉर न्यू AWS अकाउंट। ये बोल रहे हैं यस फॉर न्यू AWS अकाउंट फ्री टियर फॉर एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ऑफर्स 750 आवर्स एंड 50 LCU। ये यूनिट है, रिक्वेस्ट की यूनिट है, ये इन्होंने LCU यूनिट यहाँ पे रखी है, दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसर यूनिट। यहाँ पे दिया हुआ है लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट। तो ये यूनिट है, उसके हिसाब से ये चार्ज करते हैं। तो अभी हमें 750 आवर्स के लिए तो फिलहाल फ्री मिलेगा, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन नेट और नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए सेम है, बट क्लासिकल लोड बैलेंसर के लिए चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली क्लासिकल लोड बैलेंसर को ओवरराइड किया है नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, बिकॉज पहले सिर्फ एप्लीकेशन और क्लासिक लोड बैलेंसर ही हुआ करते थे, बाद में नेटवर्क लोड बैलेंसर आ गया। तो ये है अवेलेबल है, बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यही दो लोड बैलेंसर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिकॉज इसको TCP UDP के लिए यूज़ करते हैं और इसको HTTP और HTTPS के लिए यूज़ करते हैं। मतलब मगर क्लासिक में दोनों चीज़ आप मैनेज कर सकते हो, TCP UDP HTTP और HTTPS के लिए मैनेज कर सकते हो आप क्लासिक लोड बैलेंसर के लिए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अगेन प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। ये अब हमें करना है क्रिएट लोड बैलेंसर। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 तरह के लोड बैलेंसर दिख रहे हैं। क्लासिक के लिए क्या बोल रहा है, ये प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर, और ये सपोर्ट करता है HTTP HTTPS और TCP। बट इसको हटा करके इन्होंने एप्लीकेशन के लिए दे दिया है HTTP HTTPS, और लोड बैलेंसर को TCP TLS और UDP इन प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने के लिए ये लोड बैलेंसर है। तो हम अभी करने वाले हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो इसको सिंपली हम बोलेंगे क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर को हम लोग नाम दे देंगे, तो नेट लोड करके मैं नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो स्कीम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्कीम है एक इंटरनेट फेसिंग और एक इंटरनल फेसिंग। ठीक है, जो हम लोगों ने स्कीम डिस्कस करी थी, तो बाहर से आने वाला जो ट्रैफिक को हैंडल करेगा वो रहेगा इंटरनेट फेसिंग। तो हम लोग ये बनाने वाले हैं, और यहाँ पे लिसनर पोर्ट प्रोटोकॉल और पोर्ट दोनों यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो अगर आप दो पोर्ट है आपके, सपोज पहला वाला ये जो सर्वर है ये 80 पे लिसन कर रहा है, लेकिन ये वाला सर्वर आपका 80 पे लिसन कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो TCP को। अगर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको 80 तो आपके दोनों जो पोर्ट 80 और पोर्ट 80 दोनों की रिक्वेस्ट सेम URL सेम DNS के थ्रू हैंडल की जाएगी। लेकिन मेरे ये दोनों भी जो सर्वर है ये दोनों पोर्ट 80 पे हैंडल कर रहे हैं, तो इसको मैं निकाल देता हूँ और यही रहने देता हूँ। VPC मैंने सेलेक्ट किया है। अब जो मेरे दोनों VPC है, जो EC2 इंस्टेंस बने हुए, पहला वाला है मेरा 1C में पब्लिक वाले सबनेट में है, और दूसरा वाला है मेरा 1D में। तो ये दोनों सबनेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी सबनेट में मेरा EC2 इंस्टेंस बना हुआ है। ये सिलेक्ट करने के बाद में मुझे सेलेक्ट करना है सिक्योरिटी ग्रुप। जो हम लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लोड बैलेंसर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप का है। सिक्योरिटी ग्रुप जो भी रहेगा हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो हमें बोल रहा है टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करो। तो टारगेट ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, तो वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप। ये नाम आ गया उसका। ठीक है, जो हमने अभी टारगेट ग्रुप बनाया था वो उसका नाम आ गया। और उसके बाद में हमने इंस्टेंस बेस पे इसका टारगेट ग्रुप बनाया, प्रोटोकॉल TCP रखा है। ठीक है, हेल्थ चेक भी TCP पर ही हम लोग कर रहे हैं। और ये डिफ़ॉल्ट जो भी हमने सेट किया था थ्रू टारगेट ग्रुप, वो यहाँ पे उसने ले लिया है। अब ये इंटरवल में 10 सेकेंड यहाँ पे अगेन कर देता हूँ और बोलता हूँ नेक्स्ट एंड रजिस्टर। तो ये दोनों इंस्टेंस के लिए ये लोड बैलेंसर काम करेगा। रिव्यू, ये सारा रिव्यू देख सकते हो आप क्या क्या हमने किया है। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग स्टार्ट हो गया। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये जो DNS नेम है, ये DNS नेम अब मैं अगर इस ब्राउज़र पे हिट करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट मेरी इन दो सर्वर पे जाएगी। अभी नहीं जाएगी, क्यों नहीं जा रही है? अभी इस प्रोविजनिंग स्टेट में, जब एक्टिव स्टेट में आ जाएगा तब वो स्टार्ट कर देगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एबिलिटी जोन की इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस, ये सब डिटेल यहाँ पे है। अब यहाँ पे लिसनर देख सकते हो। लिसनर क्या होता है, कहाँ से लोड बैलेंसर ट्रैफिक को रिक्वेस्ट कर एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल वो किस पोर्ट और प्रोटोकॉल पे एक्सेप्ट कर रहा है, टीसीपी 80 पर ही एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कोई और एक्स्ट्रा आप लिसनर ऐड कर रहे हो, लाइक टीसीपी 80 पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिसनर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। अभी ये क्लाउड वॉच के थ्रू मैंने मॉनिटरिंग इनेबल नहीं किया। अगर मैं ये इनेबल करूँगा, ये सेशन हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग, AWS के मॉनिटरिंग देखेंगे। तो फिलहाल आप ये देख लो कि मैंने अभी क्लाउड वॉच के थ्रू मॉनिटरिंग नहीं किया है। जो भी मॉनिटरिंग मुझे यहाँ दिख रहा है वही मैं यहाँ पे, अभी कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अगेन ये प्रोविजनिंग स्टेट पर ही है। जैसे जैसे ट्रैफिक इस पे जाएगा तो आप ये मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो भी इसके साथ मिलेगी मुझे, वो मैं यहाँ देख सकता हूँ। टैग्स मैंने कोई टैग वगैरह नहीं दिया है फिलहाल, तो कोई टैग नहीं दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन में अभी भी ये प्रोविजनिंग स्टेट पे है। हाँ, अभी एक्टिव स्टेट में आ गया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो, जैसे ही हम नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाते हैं, हम लोगों को ये डीएनएस नेम मिलता है। तो ये डीएनएस नेम से हम वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी नंबर्स और ये सब होते हैं। तो ये जो डीएनएस है ये वाला, इसको फिर राउट 53 के थ्रू हम लोग डीएनएस नेम परचेस करके, और वो जो डीएनएस नेम रहेगा उसको इस एड्रेस के साथ बाइंड कर देंगे। तो हमारा जो कस्टम वेबसाइट है, जो भी रहेगा, जो भी नाम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डीएनएस नेम हमने खरीदा हुआ है, परचेस किया हुआ है, उसको इसके साथ बाइंड करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो लोड बैलेंसर रहता है वो काम करता है। अभी भी ट्रैफिक नहीं दे रहा है वो। हाँ, तो ये लोड हो गया। और अभी देखो, ये वेब सर्वर 2 से ट्रैफिक इसका फिलहाल इसने भेजा हुआ है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी फिलहाल सर्वर 2 से ट्रैफिक भेज रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ EC2 इंस्टेंस में, अभी सर्वर 2 से रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये इससे भेज रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ और फिर देखते हैं ट्रैफिक सर्वर 2 से 1 पे जाता है या नहीं। स्टॉपिंग मोड में चले गया तो ये हेल्थ चेक के थ्रू इसको पता चल जाएगा कि वेब सर्वर 2 अभी डाउन है, तो वो रिक्वेस्ट अब वेब सर्वर 1 पे भेजना चाहिए उसने। अभी भी स्टॉपिंग है, ये स्टॉप हो गया। अब ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 को भेज देगा। ठीक है, ये वेब सर्वर 1 पे अभी देखो ये रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया है। फायरफॉक्स यूज़ कर रहा था, कितने देर से वो लोड कर रहा था। मैंने जैसे ही क्रोम में डाला वो पटाख से लोड हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ अभी भी अब लोड हुआ हो। तो दिस इज हाउ नेटवर्क लोड बैलेंसर वर्क्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब रोल बैक करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर को डिलीट कर देंगे। अब मैं ये वाला जो मेरा मशीन है इसको वापस स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं आ जाता हूँ मेरे लोड बैलेंसर्स में।
लोड बैलेंसर, और ये टारगेट ग्रुप भी मैंने बनाया था, ये मैंने टारगेट ग्रुप बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले मुझे लोड बैलेंसर डिलीट करना पड़ेगा, बाद में टारगेट ग्रुप डिलीट होगा, बिकॉज लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप को यूज़ करके ट्रैफिक ये दोनों इंस्टेंस में भेज रहा है। ओके, ये डिलीट हो गया। अब मुझे टारगेट ग्रुप में जाके डिलीट करना पड़ेगा टारगेट ग्रुप को। ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अभी नो लोड बैलेंसर, नो टारगेट ग्रुप, बट सर्वर मेरे अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज अगेन द सेकेंड टाइप ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज बेस्ट सुटेड फॉर लोड बैलेंसिंग ऑफ HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक। तो अभी जो ट्रैफिक था वो TCP के थ्रू आ रहा था, अब जो ट्रैफिक है वो HTTP और HTTPS में मैनेज करेगा, और ये लेवल 7 पे काम करता है, मतलब ये एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है। तो जो मेरा वेब एप्लीकेशन है इज सर्विंग थ्रू वेब ब्राउजर, मैं वेब ब्राउजर से उस एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा हूँ, वो एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो उस लेयर पे काम करता है, वेब ब्राउजर पे जो भी मैं हिट कर रहा हूँ उसकी रिक्वेस्ट ये मैनेज कर रहा है। और जो पहले वाला जो मेरा लोड बैलेंसर था वो दो मशीन के बीच में लोड ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन जो मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये विद इन एप्लीकेशन ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि ये एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है मेरी example.com, ठीक है। अगर example.com स्लैश वीडियो अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये जो मेरा लोड बैलेंसर है ये क्या करेगा, सेम वेबसाइट example.com और वीडियो वाले रिक्वेस्ट इस सर्वर पे भेज देगा। और अगर मैं इमेज कुछ एक्सेस करूंगा तो सेम वेबसाइट की रिक्वेस्ट वो इमेज जो स्लैश इमेज रहेगा वो दूसरे सर्वर पे भेजेगा। तो ये काम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का है, वो विद इन एप्लीकेशन ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अगर मैं स्लैश वीडियो कर सेम वेबसाइट पे स्लैश कोई वीडियो पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट में जो भी वीडियोस डिस्प्ले हो रहा है या फिर जो भी इमेज डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट ये वाले सर्वर पे भेज देगा। और अगर मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो वो रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चले जाएगी। सारे इमेज मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, सारे वीडियोस मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को बोल दिया कि आप इस तरीके से लोड बैलेंस करते रहो। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का ये काम है, वो विद इन एप्लीकेशन लोड को बैलेंस करता है, और नेटवर्क लोड बैलेंसर नेटवर्क लेवल पे लोड को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये भी विद इन VPC ही काम करता है VPC के अंदर ही काम करता है, ओके। ये लेयर 7 पे काम करता है। तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हाँ, अभी ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट को मैंने क्या किया, मैंने इमेज यहाँ पे टाइप किया, तो ये मेरी वेबसाइट है। जो इमेज अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मैं इमेज क्लिक करूँगा तो ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरा सर्वर है, ये तो पहला सर्वर है जहाँ पे मैंने इमेज रखा है, ठीक है, ये इमेज रखा है। ये दूसरा सर्वर है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने वीडियो रखा है। ये दोनों को मैं ब्राउज़र चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ चले जाते हैं। ये इमेज वाला मेरा सर्वर है और एक है मेरा वीडियो वाला सर्वर। इसको उठा के अभी ये वीडियो वाला सर्वर मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, ये आईपी चेंज हो गया। क्यों आईपी चेंज हो गया? क्योंकि मैंने अभी एक मशीन को पावर ऑफ किया था और वापस पावर ऑन किया, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन हमने वो ध्यान नहीं दिया है। तो हमें आईपी एड्रेस चेक करना पड़ेगा कि उसने अब कौन सा आईपी एड्रेस लिया हुआ है। तो मेरा जो सर्वर 2 है उसने अभी आईपी लिया है ये वाला, ठीक है। ये वाला आईपी ले लेते हैं और अब यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे। तो हाँ, अब वो सर्वर 2 पे आ गया, और यहाँ पे अगर मैं वीडियो टाइप करूँ तो ये वीडियो है, और वीडियो वाले फोल्डर में मैंने कुछ एक टेक्स्ट फाइल रखी है, दिस इज़ वीडियो पेज, ऐसा मैंने बनाया। तो एक जो सर्वर है मेरा वो इमेज
डायरेक्टरी है और उसके अंदर इमेज रखी हुई है और दूसरे सर्वर पे वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। बट अगर अभी मैं क्या करूँगा, एक लोड बैलेंसर बनाऊंगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और उसमें ऐसा यूआरएल रहेगा, और वो यूआरएल में सपोज ये पूरे कंटेंट है और यहाँ पे कोई इमेज है, तो इमेज में मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या होना चाहिए, इमेज में क्लिक करने के बाद वो इस सर्वर पे डाइवर्ट होना चाहिए। और सेम अगर मैं सेम यूआरएल अगर मैं वीडियो पे क्लिक कर दूँ तो वो वीडियो वाले सर्वर पे जाना चाहिए, जिसमें मेरा वीडियो है वो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर काम करता है। तो हम लोग वो लोड बैलेंसर अब बनाएंगे, ठीक है। तो सेम हम लोगों को क्या करना है, पहले टारगेट ग्रुप बनाना है। टारगेट ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप। अगेन हम इंस्टेंस मैनेज करने जा रहे हैं और टारगेट ग्रुप का नाम हम फिर से रख देते हैं वेब सर्वर्स, ठीक है। हमारे वेब सर्वर है और अभी हम लोग जो ट्रैफिक हैंडल करने वाले हैं वो HTTP के लिए हैंडल करने वाले हैं। ये पोर्ट नंबर और VPC मुझे करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट किया और हेल्थ चेक प्रोटोकॉल जो है रहेगा मेरा वो HTTP पे चेक करेगा। HTTP पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वो मुझे स्टेटस देगा कि सर्वर इशू है और वो एक्सेस नहीं होगा। और मैं हेल्थ चेक पाथ यहाँ पे देना पड़ता है मुझे index.html, ठीक है। तो ये वाला जो फाइल है ये एक्सेस होना चाहिए, ये फाइल एक्सेस नहीं होगा तो वो इशू दे देगा। एडवांस हेल्थ चेक में आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं हेल्दी थ्रेशोल्ड यहाँ पे 5 है, अपने 5 टाइम वो चेक करेगा विद इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड के इंटरवल पे चेक करके हमें बताएगा। सक्सीडेड कोड यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल कंप्लीट होती है तो वो कोड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कोई भी कोड। जैसे हमने यहाँ पे सपोज ये डिफॉल्ट 200 प्रोटोकॉल मतलब नंबर हमने यहाँ सेट कर दिया, तो अगर सक्सेसफुल साइट एक्सेस हो जाएगी तो 200 लिख के आ जाएगा। लॉग्स में भी वो 200 ही लिख के आएगा कि सक्सेसफुल, एरर कोड जो भी रहेगा कोड वो 200 लिख के आ जाएगा। टैग हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। और हम लोगों को ये दो इंस्टेंस के थ्रू मैनेज करना है, ठीक है। तो ये वाले दोनों इंस्टेंस हम लोग इसमें डाल देते हैं और क्रिएट टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप बन गया। अब हमें लोड बैलेंसर बनाना है, क्रिएट लोड बैलेंसर, और यहाँ पे हमें बोलना है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बोलना है, इसको नाम देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। इसको अगेन मैं इंटरनेट फेसिंग रखूँगा, बाहर से आने वाला जो भी रिक्वेस्ट है वो इसको मैनेज करेगा। और जो लोड आएगा वो मेरा इस प्रोटोकॉल पे इस पोर्ट पे आने वाला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आप यहाँ पे HTTPS भी ले सकते हो। आप HTTP रिक्वेस्ट लोगे तो आपको वार्निंग देगा वो कि आप सिक्योर वे पे नहीं जा रहे हो। तो वो अभी फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम लोग इग्नोर करेंगे, बट इन प्रोडक्शन आप HTTPS ही सेलेक्ट करिए। अब VPC और कौन से दो सबनेट में करना है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में ये एक पैरामीटर है, जैसे ये पैरामीटर है। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ AWS ग्लोबल एक्सेलेरेटर, तो ये क्या करेगा, एक पब्लिक IP खरीद लेगा हमारे लिए और वो पब्लिक IP उसको असाइन कर देगा, ठीक है। तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ, इज एड ऑन सर्विस, तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ। और मैं आगे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जो देखो अभी ये वार्निंग हमें वही दिया, योर लोड बैलेंसर इज नॉट एनी सिक्योर लिसनर। हम लोग HTTP पे रिक्वेस्ट ले रहे हैं तो ये हम लोग को बोल रहा है आप HTTPS पे डालो, ठीक है। तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे EC2 इंस्टेंस को अप्लाइड है, वही वाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और कॉन्फ़िगर राउट मैं करूँगा। अभी मुझे टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो मैंने टारगेट ग्रुप बनाया था अभी वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग टारगेट ग्रुप में थी वो उसने उठा लिया। उसके बाद मैं बोलूँगा रजिस्टर टारगेट। तो ये दो टारगेट है, इसके बीच में वो कर रहा है, रिव्यू कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे क्रिएट। मैं आ गया, अभी मेरे लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मेरा प्रोविजनिंग स्टेट में है। अब यहाँ पे लिसनर जो है वो मेरी पोर्ट 80 पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ये दोनों वेब सर्वर पे वो भेज रहा है, ठीक है। और मॉनिटरिंग यहाँ पे देख सकते हो अभी तो बन रहा है, तो ठीक है।
और इसका जो डीएनएस नेम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वेब ब्राउज़र पे चले जाते हैं। ये सब प्रोविजनिंग स्टेट में है अभी भी। अभी ये एक्टिव स्टेट में आ गया है। एक्टिव स्टेट में आने के बाद हम लोग जाते हैं और आप देख सकते हो ये इसने लोड कर लिया। ठीक है, ये हमने अभी लोड बैलेंसर बनाया था। तो अभी ये रिक्वेस्ट है, देखो ये 1 to 1 2 हो रहा है। ठीक है, 1 और 2 से रिक्वेस्ट जा रही है। बट वॉट अगर अभी अभी क्या होगा, 1 और 2 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 1 में मेरी इमेज वाली रिक्वेस्ट जानी चाहिए और 2 में मेरी वीडियो वाली रिक्वेस्ट जानी चाहिए, क्योंकि मेरा जो इमेज है वो सर्वर 1 में है और मेरे वीडियोस जो है वो सर्वर 2 पे है। ठीक है, तो अगर मैं इस यूआरएल पे, ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, सेम यूआरएल पे अगर मैं इमेज यहाँ पे टाइप करूँ तो अभी ये नॉट फाउंड दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसको प्रोविजन किया नहीं है। तो अभी हमें ये प्रोविजन करना है। अभी ये नॉट फाउंड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग को जाना है लोड बैलेंसर में और हमें क्या करना है, लिसनर ऐड करना है। अभी हमें जाके यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग लिसनर है उसको हम लोग एडिट करेंगे और इसमें व्यू एडिट रूल्स में जाना है हमें और यहाँ पे ये ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट रूल करना है। ठीक है, इंसर्ट रूल करने के बाद में मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है पाथ। पाथ कौन सा, जो भी पाथ में इमेज रहेगा वो पाथ, जो भी इमेज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इमेज, तो जो भी पाथ में इमेज रहेगा तो वो क्या करेगा, वो पाथ आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करो किसमें, ठीक है, यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप हम लोगों को अलग अलग बनाने, एक ये टारगेट ग्रुप है जिसमें दोनों सर्वर है, लेकिन हमें एक टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें वेब सर्वर 1 है जिसमें इमेजेस है, और एक टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ वीडियो वाला है। तो वो हमें सेलेक्ट कर में बनाना पड़ेगा पहले। तो ये बनाने के पहले हम लोग टारगेट ग्रुप बना लेते हैं। वापस मैं जाता हूँ, सॉरी, EC2 इंस्टेंस में मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे टारगेट ग्रुप देख सकते हो। अब ये टारगेट ग्रुप में 2 सर्वर है, अभी मुझे 2 टारगेट ग्रुप और बनाने, ये वाला मैं रखने वाला हूँ, इमेजेस वाला टारगेट ग्रुप बनाने वाला हूँ और ये VPC वही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं index.html ही देने वाला हूँ। एडवांस हेल्थ चेक में एज इट इज, इंटरवल 10 सेकेंड, नेक्स्ट। अब इमेज कौन से सर्वर से सर्व की जा रही है, सर्वर 1 में मेरी इमेज है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट टारगेट ग्रुप और एक वीडियो वाला टारगेट ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियोस VPC। और वीडियो सर्व हो रहे हैं वेब सर्वर 2 के थ्रू। ऐड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया क्रिएट टारगेट ग्रुप। ये 2 टारगेट ग्रुप बन गए। अब हमें वापस लोड बैलेंसर में जाना है और इसके लिसनर में जाना है, व्यू एंड एडिट्स में जाना है और यहाँ पे ऐड करना है एक लिसनर। ऐड करके इसको हमने पाथ यहाँ पे डालना है, तो जो भी पाथ में इमेज रहेगा वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी इमेज वाले टारगेट ग्रुप को। ठीक है, इसको सेव करना है और ये तो हो गया इमेज के लिए। अब हमें एक और रूल ऐड करना है वीडियोस के लिए। पाथ में कोई भी पाथ में अगर वीडियोस होगा तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, वो फॉरवर्ड होनी चाहिए वीडियोस वाले टारगेट ग्रुप के तरफ में, और इसको सेव कर देंगे। अब ये रेडी हो गया। अब हमें जाना है URL के तरफ और जिसमें इमेज है उसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हो ये अब लोड हो रहा है सर्वर 1 से।
ठीक है, इमेज मैंने क्लिक किया, ये सर्वर 1 से आ रही है, और ये वीडियोस है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वीडियोस वाले सर्वर से आ रही है। तो आप देख सकते हो सेम यूआरएल है, बट स्लैश के बाद जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही है। ठीक है, सेम लोड बैलेंसर, इस तरीके से हम विद इन एप्लीकेशन अपने लोड को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब हमें क्या करना है, रोल बैक करना है। तो वापस हमें आना है और हमें सबसे पहले ये लोड बैलेंसर को डिलीट करना है। यस, डिलीट कर दिया। टारगेट ग्रुप, तीनों टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करके डिलीट टारगेट ग्रुप डिलीट कर दिया। और अभी सिर्फ जो मेरे सर्विसेज बचे हुए हैं वो मेरे ये दोनों रनिंग इंस्टेंस है, और इन दोनों रनिंग इंस्टेंसेस को मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, बिकॉज अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट, यस टर्मिनेट, ये दोनों अभी टर्मिनेट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू आवर अदर थर्ड जो हमारा लोड बैलेंसर है वो है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो क्लासिक लोड बैलेंसर है इज अ प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर। इसके लिए जो नया लोड बैलेंसर आया है वो है नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यही काम में आते हैं, बट देयर आर सम रीज़न कि जैसे कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, वहाँ पे अगर मुझे नेटवर्क रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ लोड बैलेंसिंग करना है तो वहाँ पे आज भी क्लासिक लोड बैलेंसर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, क्लासिक लोड बैलेंसर प्रोवाइड क्लासिक लोड बैलेंसिंग अक्रॉस मल्टीपल अमेजोन EC2 इंस्टेंस, ऑपरेट एट बोथ द रिक्वेस्ट लेवल कनेक्शन लेवल। Classical load balancer is intended for application that were built within the EC2 classic network। तो EC2 क्लासिक नेटवर्क के अंदर जो बन रहे, जैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमने बनाया है, वो हम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो उसमें फिर अभी भी क्लासिक लोड बैलेंसर ही यूज़ होता है। तो क्लासिक लोड बैलेंसर जो है, इसमें कौन सी रिक्वेस्ट मैनेज होती है, इसमें HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ये सभी वो मैनेज करता था क्लासिक लोड बैलेंसर। तो इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करके NLB और ALB में हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में अमेजोन ने कर दिया है। तो इसका हम लोग डेमो नहीं देखेंगे, इसका डेमो हम लोग देखेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने 2 मशीन बनाए। ठीक है, 2 मशीन बना के हम लोगों ने लोड बैलेंसर अप्लाई किया, और लोड बैलेंसर क्या कर रहा था, हमारी जो रिक्वेस्ट बाहर से आ रही थी पब्लिक नेटवर्क से, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। इन केस अभी ये जो 2 मशीन्स है, ये मशीन्स जब 2 मशीन्स रहेंगे तभी तो आपका लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर वहाँ इस केस में अगर एक ही मशीन रहेगा तो वो एक ही मशीन पे वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वहाँ पे लोड बैलेंसर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लोड बैलेंसर की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपके मल्टीपल नोड्स रहते हैं और आपको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, हमें जो मल्टीपल नोड्स बन रहे हैं उसको मेंटेन करता है। जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये ऑटो स्केल करता है। जैसे 3 इंस्टेंस मुझे मेरे नेटवर्क में चाहिए ही चाहिए, 3 वेब सर्वर मुझे चाहिए ही चाहिए, बट अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू अगर मैं वो 3 सर्वर बनाता हूँ तो उसमें से अगर एक डाउन भी जाता है तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, ऑटोमेटिक तीसरे सर्वर को बनाना चालू कर देता है और वो तीनों को मेंटेन करता है। मतलब 2 में से एक डाउन जाता है तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप तीसरा सर्वर तुरंत रेडी कर देता है। ठीक है, तो ये बैलेंस करके रखता है आपके EC2 इंस्टेंसेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए। ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक स्क्रिप्ट की तरह है, जैसे कि आपको एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है कि मतलब मुझे यही EC2 इंस्टेंस चाहिए, इसी टाइप का चाहिए, यही उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और जब वो स्टार्ट होगा तो उसमें ये स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, वो ऑटो प्रोविज़न होना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना दिया और वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को मैंने मेरा जो लोड बैलेंसर है उसको दिखा दिया, तो मेरा लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक को इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को भेजता रहेगा, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरे जो मशीन्स अवेलेबल रहेंगे उसको मेंटेन करता रहेगा।
तो कोई भी डाउन होगा तो तुरंत मेरा ऑटो स्केलिंग तीसरा मशीन रेडी कर देगा ऑटोमेटिक। और वो जो सर्वर में जो स्क्रिप्ट चलेंगे, वो स्क्रिप्ट का फाइल का पाथ मैं वो उसमें दे दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक उस सर्वर पे रन होके वो सर्वर तुरंत रेडी हो जाएगा। तो ये भी फॉल्ट हाई अवेलेबिलिटी का पार्ट है, इसलिए ऑटो स्केलिंग यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है।